हाय व्यूअर, दिस इज हमारा सन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर्स हमने अब तक कर लिए हैं। और जिन लोगों ने मुझे वो शुरू से फॉलो किया है वो जानते हैं कि हम स्टेज तक जो आए हैं तो हमने स्टोरी टेलिंग के तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को देख लिया, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को भी देखा और सिक्स एक्ट स्ट्रक्चर को भी देखा है कि कैसे हम अपनी स्टोरी को इन स्ट्रक्चर पर बिठा सकते हैं। और इससे पहले हमने जिक्र किया था कि थ्री एक्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक जर्नल टर्म है और मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको थ्री एक्ट स्ट्रक्चर पे ही पढ़ाती हैं। और आज व्यूअर्स हमने जो सोचा है कि आज के लेक्चर में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो डेफिनेटली हमने वो सिक्स कोर एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र लास्ट लेक्चर में किया और हमने थोड़ी थोड़ी उसको डेफिनेशन देखी। अब होना तो यही चाहिए कि हम उन सिक्स एलिमेंट्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ें, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें कुछ और चीज़ों का भी तस्करा करना है और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है। और हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो क्या वो हम कोई प्लॉट कह रहे हैं या हम कोई स्टोरी कह रहे हैं, इसके बारे में कन्फ्यूजन लोगों की चलती रहती है। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि हो सकता है मैं कुछ मिथ्स का भी जिक्र करें जो कि स्क्रीन राइटिंग में या नॉवल राइटिंग में बहुत ज़्यादा हमें सुनने में मिलती हैं, या हम बहुत सारे गुरुज जिनको आज तक पढ़ते आए हैं उनकी बारे में उनसे सुनते रहते हैं। और वो जो मिथ्स हैं वो इतनी ज़्यादा अलार्मिंग हैं और इतनी ज़्यादा वाइड उनका यूजेज है कि उससे इनहराफ करना या उनसे अलहदा होना बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो, कि अगर आप उससे बिल्कुल डिविएट करें तो इस मत को भी हमने देखना है। और थोड़ा बहुत हम इससे पहले कि हम अपनी सिक्स इम्पोर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट्स की तरफ चलें, हमें उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें मिथ्स का भी जिक्र आ रहा है और स्टोरी टेलिंग और की इम्पोर्टेंस के बारे में हम साथ लेकर चलें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर तक उसके करीब आ जाएं, जिसका जिक्र जो कि हम सिक्स कोर एलिमेंट्स का जिक्र करने जा रहे हैं, उस तक हम आराम से पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और यू हैव टू बी पेशेंट। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि जो मेरी एडवांस क्लासेस में अब शामिल हो रहा है उसको ये लेक्चर्स बोरिंग लगेंगे और ये लेंथी लेक्चर्स भी हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के शौक के लिए है जो स्टोरी की एसेंस को समझना चाहते हैं, जो अपनी बात में एक वजन लेकर आना चाहते हैं, जो किसी के सामने बैठकर जब कोई डिस्कशन हो किसी आइडिया पर, किसी स्टोरी पर, तो उसकी कमांड हो। हमारा मकसद ये है, हम ये करना चाह रहे हैं। तो हमारे व्यूज और कम हो गए। इट मीन्स कि पीपल आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज लेक्चर्स। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले कहा था कि ये कभी ना कभी वायरल हो ही जाएंगे, इट डजेंट मैटर। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हम नई जनरेशन को जो राइटिंग की तरफ आ रही है उसको हम समझा पाएँ कि क्यों क्यों समझा पाएँ कि वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इस तरह हमें ऑडियंस में एक यानी कि एक शऊर आएगा, एक उनको नॉलेज मिलेगा कि स्टोरी को या फिल्म को या नावल को कैसे उसकी परखते हैं, उसको हम कैसे अच्छा या बुरा कह सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिक्स कोर एलिमेंट्स में या सिक्स एसेंशियल एलिमेंट्स में जब हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे होते हैं तो एक आइडिया जब आपका स्पार्क होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ पहले आ रही होती है। यानी कि कोई अगर थॉट आया है तो उसके बाद एक और थॉट आया जो कि मिलकर एक स्टोरी बनती है। तो उसमें बेसिकली वो फोर एलिमेंट्स में से कोई एक बात जरूर होती है, कॉन्सेप्ट, थीम, कैरेक्टर और कुछ हद तक स्ट्रक्चर से भी। लेस होता है लेकिन स्ट्रक्चर से भी आपको आइडिया आ जाता है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया जो अगर इन 4 एलिमेंट्स में कहीं से भी आ रहा है तो कोई भी चीज पहले आ सकती है। ये अब प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। हमें देखना है कि हमने उस आइडिया को स्टोरी में कैसे ढाल लेना है। कि अगर आपको थीम ज़हन में आई है तो आपने बाकी 3 एलिमेंट्स को फिट करना है। 2 तो हमारी स्किल्स हैं, इन 6 में से तो मैंने आपको ना 2 हमारी स्किल्स हैं, इसमें सीन सीक्वेंस है और हमारे राइटिंग वॉइस है, उनको एक तरफ रखें। तो इन 4 में से आपने उन 3 को अपने आइडिया में फिट करना है ताकि स्टोरी का एक प्लेटफॉर्म बन सके। बहुत सारे आइडियाज होते हैं हमारे को करेक्टर ज़हन में आने से आते हैं, यानी हो सकता है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में हो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो, या हो सकता है कोई ग्रेट लीडर है, या जैसे गांधी पे फिल्म बनी, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स पे बनती है, नेल्सन मंडेला पे बनी, तो बहुत सारे करेक्टर आपके ज़हन में आ सकते हैं कि यार इस पर मैंने लिखना है। तो आइडिया में आपके करेक्टर आया, स्टोरी नहीं आई। आपने कहा मैं नेल्सन मंडेला पे लिखना है, दैट्स ऑल। एक आपका आइडिया नेल्सन मंडेला एक करेक्टर है हिस्ट्री में से, आपको वो पसंद है, आप उस पर लिखना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्पार्क यू हैव गॉट। इस बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ऑफ कंसेप्शन पे, जबकि अभी कॉन्सेप्ट की फॉर्म नहीं आ, लेकिन अब कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है। करेक्टर तो एक इमेज है आपके लिए। नेल्सन मंडेला के बारे में अगर मैंने कुछ लिखना है तो मेरे पास इमेज ही होगा मेरे पास इस वक्त। तो कॉन्सेप्शन के इनिशियल मोमेंट पे वो करेक्टर जो है बेसिकली आपके पास एक इमेज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब शर्लक होम्स बड़ी ही एक ऐसा करेक्टर है शायद ही कोई ना जानता। इस पे नॉवेल्स लिखे गए हैं, इस पे सीरीज बनी है, इस पे फिल्म बनी है, ठीक है। तो शर्लक होम्स एक करेक्टर है जो कि स्टोरी लोगों ने ना भी सुनी हो, फिल्म ना भी देखी हो, सीरीज ना भी देखी हो, इस करेक्टर के बारे में मोस्ट लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आर्थर डॉयल जो कि इसका राइटर था, उसके ज़हन में ये करेक्टर पहले ही आया हो। बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा चांसेस है कि उसके ज़हन में ये करेक्टर पहले आया हो और उसके बाद उसने उसको कॉन्सेप्ट में डाला हो। इसी तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल फॉर्म से ही आपका आइडिया उठाता है, जिसको व्हाट इफ मैंने आपको कहा था कि व्हाट इफ क्यूरियोसिटी है, अगर ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे क्लाइव कस्लर एक राइटर है जिसने वो टाइटैनिक को समुद्र से उठाने चाहता, तो ये उसका जो आइडिया है ये इसको बहुत ज्यादा करीन है कि इसको पहले ही आया होगा, बजाय इससे कि डर्क पिट जो कि उसका कैरेक्टर था उसका उसको पहले ख्याल आया। तो इट मींस इट कैन गो आइदर वे। तो उसका नाम था रेज द टाइटैनिक। अब ये 3rd किताब थी उसकी इस सीरीज की, तो बहुत चांसेस ये हैं कि कैरेक्टर ही पहले आया हो, ठीक है ना, क्योंकि 3rd बुक है। तो डर्क पिट का जो ख्याल है उसको हो सकता है कि पहले आया हो और फिर टाइटैनिक को समुद्र से उठाना है, इसका ख्याल, कॉन्सेप्ट बड़ा ग्रेट था कि डूबे हुए टाइटैनिक को आप समुद्र से उठा रहे। रेज द टाइटैनिक नॉवल का नाम है। आइडिया कैसे आते हैं और उसको आपने स्टोरी में कैसे बनाना है। अब ये आइदर वे हो सकता था, वो यूं सोचा हो उसने, या उसने मुझे नहीं पता, तो वो ही खुद बेहतर बता सकता है, या उसने कभी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हो, मुझे नहीं इस चीज का पता। एनी हाउ, तो एक तरफ देख के हो सकता हम कहते हैं कि यार ये इतना अच्छा आइडिया है कि टाइटैनिक को समुद्र से उठाना है, तो फिर उस करेक्टर का ख्याल मुझे नहीं लगता पहले। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि तीसरी किताब थी, तो डर्क पिट जो है वो तो पहले ही उसकी किताबों में 2 में आ चुका है, तो उसका करेक्टर पहले आया, तो इट डजंट मैटर कि जो मर्जी पहले आ जाए। इन 4 चीजों में से करेक्टर, थीम, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, जो चीज भी आपको पहले आ जाए इसका इश्यू ही नहीं है हमारे पास। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर की चीजें बहुत कम आती हैं, बहुत कम ही आपके ज़हन में आइडिया बन गया। थीम आता है, कॉन्सेप्ट आता है, करेक्टर आता है, ये 3 ही ज्यादा चीजें आती हैं और कहीं स्ट्रक्चर भी आता है। तो स्ट्रक्चर को भी अगर हम एक सेकंड के लिए लगा करते हैं तो 3 चीजें हमारे पास रहती हैं जो कि बहुत ज्यादा हम समझते हैं कि आइडिया उसमें निकलता है। अब डजंट मैटर करेक्टर पहले आया,
थीम पहले आई, कॉन्सेप्ट पहले आया, स्ट्रक्चर पहले आया। आपको इन सब को मिलाना है तो स्टोरी बननी है आपकी। हमने इन सारे एलिमेंट्स को मिलाना है तो स्टोरी बननी है। डजेंट मैटर क्या चीज आपको पहले मिला, अगर या कोई कॉन्सेप्ट पहले है, थीम पहले, डजेंट मैटर, सारे एलिमेंट्स जब तक नहीं होंगे स्टोरी बिगिन होगी। अब इसी तरह थीम्स पर भी मैंने आपको बताया कि जैसे आ सकता है आपके जहन में, जैसे कि अगर आप फिल्म टॉप गन देखें या नॉवल जो है द फर्म, द लवली बोन्स, ये बड़े मशहूर नॉवेल्स हैं, तो इनमें अगर आप देखें तो थीम बेस्ड यानी कल्चर, प्लेस और एनवायरनमेंट, थीम के अंदर जो चीजें आ रही हैं उस पर बेसिक कर लेंगी चीजें, और उसके बाद जाके कई करेक्टर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस थीम में कॉन्सेप्ट को डालेंगे, इस थीम में आप, मेरा मतलब है कि इस थीम में आप कॉन्सेप्ट को डालेंगे, इसमें करेक्टर डालेंगे तो फिर एक स्टोरी हमारी बाहर आएगी। और इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लवली मौसम हो गया है, इस वक्त आंधी चल रही है और लाइट ना चली जाए तो, ये लाइट चलेगी तो ये बंद हो जाएगा। बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई है। एनी हाउ माइट भी मुझे ये लेक्चर थोड़ा जल्दी जो है कंप्लीट करना पड़े, तो मैंने आपको ये बताया कि किसी तरीके से भी आप उठा के स्टोरी, कोई भी चीज पहले ले आए और फिर उसको मिला के आप एक स्टोरी बना सकते हैं। इस तरह व्यूअर्स अगर देखिए कि डैन ब्राउन की तो वन ऑफ दी मतलब ग्रेटेस्ट फिल्म्स और नॉवेल्स, और हम जो देखते डा विंची कोड, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो क्या डा विंची कोड, तो क्या कोई कॉन्सेप्ट उसके जहन में आया, व्हाट इफ, कोई कंपेलिंग व्हाट इफ, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसके जहन में थे कि व्हाट इफ होता जाए, फिर मेरे पास कोई आंसर आए, फिर मैं उस स्टोरी, तो क्या व्हाट इफ कॉन्सेप्ट में उस चीज को कर रहा था? उसकी वजह क्या है कि जब आप उसको पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंपेलिंग है, व्हाट इफ, अब क्या होगा, यूं हुआ तो यूं कैसे होगा, तो हमारे जहन में लामहला ही ख्याल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट पर ही चल रहा होगा, और उसके बाद उसने बाकी जो स्टोरी टेलिंग के और खासतौर पर जो 3 दूसरे हैं एलिमेंट्स, उनको इसके साथ मिक्स करके बना लिया। लेकिन अगेन अगर हम देखें कि मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे जहन में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कहा कि रेस द टाइटैनिक के केस में मैंने आपको बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह डा विंची कोड भी सीरीज में 2nd नंबर पर आ रहा था। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि उसके जहन में पहले कॉन्सेप्ट आ रहा, उसके जहन में करेक्टर भी पहले आ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखना है कि जब आइडिया हमारे जहन में आएगा तो उसको स्टोरी के प्लेटफॉर्म में डालने के लिए हमें पहले ये देखना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में, क्या कोई थीम पर मैंने अपने आइडिया को उठाया, या मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसका मुझे आइडिया है। तो जब ये 4 एलिमेंट्स में से कोई एक मिसिंग होगा और उन तीनों को फिर आप मिलाकर एक स्टोरी बनाएं। ये तो था कि स्टोरी कैसे लॉन्च की जाती है, लेकिन इसके कुछ मिथ्स भी हैं जिसका मैंने जिक्र करना है आज के लेक्चर में, अगर मुझे ये मौसम जो है इजाजत दे दे, बिकॉज इट्स रियली मैं विंडो से देख रहा हूँ इस वक्त, तो बहुत तेज हवा चल रही है और किसी टाइम भी लाइट जा सकती है, तो फिर ये मुझे फिनिश करना पड़ेगा। एक मैं आपको बताता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ये पढ़ाया जाता है, खासतौर पर अगर आप अमेरिका यूरोप में देखें ना, चूँकि स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस लेते हैं या राइटिंग की क्लासेस ली जाती है, तो उसमें एक मिथ है कि अच्छा लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। ये एक मिथ है। इसका मतलब है कि अगर हम राइटिंग करने में बहुत सारे स्क्रीन प्लेस पढ़ने पड़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाके हम लिखेंगे, ये एक मिथ है। इसका मतलब वर्ड स्मिथ बन जाओ पहले, चार्ल्स डिकन बन जाओ पहले, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद समझो कि हर चीज़ जो है आप कर पाओगे। यानी पहले हमें जो है वो चार्ल्स डिकन्स बनना पड़ेगा। ये एक मिथ है जो कि मैं कहता हूँ कि ये गलत है। बताता हूँ कैसे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना गलत है, पढ़ने से आप सीखते हैं, लेकिन क्या आप एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो ये मिथ बन जाता है। यानी कहने का मतलब अगर वो ये कहते हैं कि आप जब
पढ़ेंगे तो आपको लिखने का स्टाइल आएगा, आपको मतलब जो है बहुत सारी क्रिएटिविटी का पता चलेगा। तो इट मीन्स आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी होनी, यानी कि ब्यूटीफुल सेंटेंसेस आप लिख रहे हो, डायलॉग्स लिख रहे हो, तो आप जो है फिर एक अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे, जबकि ये बात गलत है। देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टोरी ये नहीं है, ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है। यानी कि ये हमारे स्टोरी टेलिंग का एक एलिमेंट तो हो सकता है, जिसमें मैंने कहा था कि आपका ये राइटिंग स्किल क्या है, आपकी राइटिंग वॉइस क्या है, बट इट इज नॉट व्हाट स्टोरी इज। या ये सब करने से हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बन जाएंगे, ये बात गलत है। मैं ये यहाँ पर जो एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर किसी ने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं, राइटिंग वेल से मुराद ये नहीं है अच्छे सेंटेंसेस। आपको किसने कहा? इससे मुराद है जबरदस्त कैरेक्टर्स, जबरदस्त थीम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जबरदस्त किस्म के मेटाफोर्स, और जो है मतलब हर वो चीज जो आप स्टोरी में समझते हैं वो आपकी अच्छी तरह होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। और आप खाली सेंटेंसेस का जिक्र कर रहे हैं, आप खाली कह रहे हैं डायल, नहीं 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 नहीं, ये सारा कुछ होना चाहिए, इसको हम राइटिंग वेल कहते हैं। और फिर वही कहते हैं हाँ, और सेंसरी डिटेल्स भी होनी चाहिए, सेंसरी डिटेल्स, स्मेल्स, कलर्स, सेंसरी डिटेल्स, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, ये राइटिंग वेल होता है। इस तरह की बातें आपको किताबों में मिलेंगी। लोग जो बड़े बड़े राइटर आपको बोल रहे होंगे किधर बैठे हो, तो राइटिंग वेल ये होता है। और जब ये आप सब कर लेंगे तो बस फिर क्या है, आपने हल्की सी अपने स्किल को डालना है, स्टोरी बाहर आ जाएगी। ये होता है, ये होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत है, एक मिथ है। तो जो भी कन्वेंशनल राइटिंग है, इसमें वॉइस है, स्ट्रक्चर है, प्लॉट है, ये सब चीजें तब इवॉल्व होंगी जब स्टोरी होगी, नॉट के अदर वे राउंड। तो ये स्टोरी का हैंडमेडन है, बुना हुआ है। और इसीलिए जब मैं आपको ब्रॉडर टर्म में बात कर रहा हूं तो मैंने आपको पूरी स्टोरी टेलिंग के 6 कॉन्सेप्ट बताए, 6 एलिमेंट्स बताए। तो उस तरीके से भी आप देख रहे हैं, और एक जनरल टर्म में भी आप देख रहे हैं कि इट मीन्स के स्टोरी तब, यानी कि अगर आपके पास स्टोरी होगी तो ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स आएंगे, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आएगा आपके पास। और मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वो 6 पैक होंगे तो स्टोरी बाहर है। वो जब स्टोरी है तो वो 6 कैरेक्टर आपको, 6 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल झटके स्टाइल में ही है, बिल्कुल जनरल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, ये है कि स्टोरी होगी तो प्लॉट होगा, स्ट्रक्चर होगा, कैरेक्टर होंगे, डायलॉग होगा, सेंसरी डिटेल्स होंगी, एवरीथिंग होगा। तो इस मिथ को आप दूर करें। ये स्टोरी होती है कि जिससे रीडर या देखने वाला हुक होता है। ये अच्छे डायलॉग से कोई हुक नहीं होगा। वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज स्टोरी होती है कि वो आपको कंपेल करती है कि आप पेज पलटते जाए। इवन जब आप किसी को स्क्रिप्ट भी अपना भेजते हैं तो वो क्यों पढ़ेगा, वो खाली से नहीं पढ़ेगा यार बड़े अच्छे डायलॉग लिखे, नहीं पढ़ेगा, उसको पहले स्टोरी, वो स्टोरी उसको इंटरेस्ट। आप ये गॉड गिफ्टेड एक होता है कि जब जैसे ही आप स्टोरी के अंदर घुसते हैं तो आपको रियलिटी लगनी शुरू हो जाती है। अगर वो बिल्कुल कोहेरेंट हो, आपको ऐसा लगता है कि जो स्टोरी में हो रहा है मेरे साथ भी हो, तो आपको एक रियलिटी में होते हैं। आपको कभी नहीं लगता कि आप एक फिल्म देख रहे हैं या एक नावल पढ़ रहे हैं, आप उसके अंदर खुद बैठे होते हैं। ये गॉड ने हमें एक, हमारे ब्रेन को ऐसे हार्ड वाइड किया है। तो इसका मतलब है कि स्टोरी नॉन नेगोशिएबल है, बाकी चीजें ग्रेवी हो सकती हैं। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना, रीडिंग वेल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इन दो को परखा जाए तो स्टोरी ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस मिथ को भी दूर करना है। तो बेसिकली हमने वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिसके बाद फिर कोई भी आपके चीज को पढ़ेगा तो उसको पसंद आएगा। तो इससे पहले ये मिथ्स भी दूर होने चाहिए। और वो जो मैंने आपको बिल्कुल टेक्निकल तरीका बताया कि वो 6 एलिमेंट उसमें फिट होना चाहिए। और यहाँ पर एक तरीके से मैं आपको बिल्कुल स्मूथली पैरेलल, बिल्कुल मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि स्टोरी कैसे चल रही है।
इस तरफ व्यूअर्स ग्रेट राइटिंग। तो ग्रेट राइटिंग के मिथ में क्या है कि अगर आप मिसाल तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे को देखें, पहले तो वो एक नावल है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बड़ा बुरा लिखा गया है, मतलब हॉरिबल रिटर्न। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें तो इसकी 200 मिलियन के करीब कापियां बिक चुकी हैं, यानी कि वो 200 मिलियन लोग क्या बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो क्या है कि वाकई अगर आप उसका राइटिंग स्टाइल देखें तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, राइटिंग वेल वाली बात नहीं है। एनास्टासिया स्टील जो उसकी हीरोइन है, अगर आप देखें तो 40-45 दफ़ा होली क्रैप कहती है, यानी कि होली क्रैप जो एक ऐसा वर्ड है कि शायद पूरी ज़िंदगी में लोग एक दफ़ा ही बोलते हैं, हो सकता है कि 2-4 साल की उम्र में हमें बोल लिया हो। इसी तरह इनर गॉडस उसने पता नहीं कितनी दफ़ा बोला। तो राइटिंग वेल कोई बात नहीं है, इसका मतलब है कि कॉपियां बिकी हैं तो किस वजह से, देयर मस्ट बी सम स्टोरी इन इट जो कंपेल कर रही है लोगों को पढ़ने में। तो फिर राइटिंग वाला मिथ भी फार हो गया कि इसका मतलब है कि स्टोरी कुछ हो रही चीज है। तो अब मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि कैसे स्टोरी जो होती है वो समथिंग एल्स है, वो राइटिंग पर डिपेंड नहीं कर रही, वो कुछ एलिमेंट्स पर डिपेंड कर रही है जो मैं जिक्र किया है, वो आपके जहन में बेशक रहे। लेकिन यहाँ पर जनरली भी अगर आप सोचें तो न प्लॉट, न स्ट्रक्चर, न डायलॉग, न वे राइटिंग वेल आपको स्टोरी दे सकती है। स्टोरी इज समथिंग एल्स जो कि आपके थर्ड रेल को टच करती है, जो कि आपके जनरेटर को टच करती है। मैं आपको ये पहले भी वर्ड्स बोले हैं, आप पिछले लेक्चर देखें तो मेरा मतलब क्या है, यानी वो इनर को टच कर रही है, इनर स्ट्रगल को टच कर रही है। एक मिथ पैंट सिंग, यानी कि आप बस बैठ जाएं, अपने माइंड को क्लियर कर लें और जो कुछ आता जा रहा है लिखते चले जाएं। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा कि आपने अपनी पैंट में बैठे हुए हैं और बस आप लिख रहे हैं। और इसके बारे में भी लोग बहुत आपको स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि ऐसा काम करें, लेट द स्टोरी कम। तो वो एक्चुअली लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। हम कहते हैं बैठ जाओ, 2% ब्रेन वॉल्यूम है हमारी बॉडी का और 20% वो एनर्जी यूज करता है। तो हम क्यों अपनी इससे मजीद एनर्जी को ज़ाया करें। तो हम एक इजी वे ड्राइव कर लेते हैं कि सिट डाउन और बैठें और सोचें सोचें सोचें, स्टोरी आ जाएगी आपके ज़हन में। मतलब कई दफ़ा आप बैठते हैं इसी तरह और आप पहला पेज लेके लिखने बैठते हैं, कंप्यूटर का पहले खोल तो आपको कई मिनट को समझ नहीं आता आपने क्या लिखा। वजह ये है कि हमारे पास स्टोरी ही नहीं है। जब स्टोरी ही नहीं है तो लिखना क्या है, हमने प्लॉट नहीं लिखना भाई, हमने डायलॉग नहीं लिखने भाई। और कई दफ़ा मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कुछ लोग कहते हैं खाली डायलॉग्स लिखने के लिए आपको हायर करें। मैं नहीं, आप जब तक उस स्टोरी को नहीं समझेंगे डायलॉग आ ही नहीं सकते आपको। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत से लोग ना प्लॉटिंग करते हैं, यार मैं इवेंट्स लिख लेता हूँ, अब ये मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। ये स्ट्रक्चर की सारी जो आपकी बुक्स हैं गुरुज लिखी है वो यही है, 18 पेज पे ये आ जाना चाहिए, 17 पेज पे ये आ जाना, 25 पेज पे आना चाहिए। मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ। आप क्यों ये कहें, सेव द कैट अगर आप पढ़ें तो उसमें तो आपको पता है इस पेज के राउंड अबाउट आना चाहिए। और कई दफा जॉन ट्रूबी साहब कहते हैं कि आपने अगर किसी के नावल को या किसी के स्क्रिप्ट को जांचना है तो इतने पेज के राउंड अबाउट ये चीज एक्ट हो रही हो। मैं ये कहता हूं कि वो एक प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी। तो आउटलाइन आप स्ट्रक्चर करते हैं विच इज रॉन्ग। मैं बताता हूँ, एक्सटर्नल इवेंट्स लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको जो करेक्टर वो इनर कैसे फील कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, हाउ व्हाट हैपेंस टू हिम। ऐसे नहीं हो सकता। ये जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ये उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की मिसालें दी होती हैं, बहुत सारे गुरुज के ऑलरेडी ट्राइड वर्क से उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली होती हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप स्ट्रक्चर से, मैंने आपको पहले कहा था कि स्ट्रक्चर से बहुत काम आपको आइडिया भी आता है, स्टोरी तो दूर की बात है। तो स्ट्रक्चर से आप स्टोरी बना लें, ये नहीं हो सकता। तो एक्सटर्नल इवेंट्स आपकी तभी समझ में आएंगे जब आपको इनर का पता होगा, जब आपको स्टोरी का पता होगा। तो व्यूअर्स, हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम अपने एलिमेंट्स को, जो कि 6 एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।